गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इन जीएसटी सीए इंटर, चैप्टर चल रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स। आई विल ट्राई कि पेमेंट ऑफ टैक्स का लास्ट लेक्चर रहे। आज का एक ही टॉपिक बाकी है, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। कि अगर आप टैक्स का पेमेंट करने में लेट हो गए हो तो स्वाभाविक सी बात है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। नहीं लगे तो हर कोई जानबूझ के पेमेंट क्या करेगा, लेट करेगा, तो इंटरेस्ट तो लगेगा। जीएसटी में एक अच्छी बात बताऊं इंटरेस्ट की, जीएसटी में इंटरेस्ट लगता है डेज के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स में इंटरेस्ट लगता था मंथ्स के अकॉर्डिंग, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, मतलब अगर 2 दिन भी ऊपर हो गए तो पूरे महीने का ब्याज लगेगा। जीएसटी में ये फंडा नहीं है। जीएसटी में तो नंबर ऑफ डेज गिने जाते हैं, नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365, उतने दिन का क्या लगा जाता है, इंटरेस्ट लगता है। सिंपल है, ओके। हाँ, एक बुरी बात, ये अच्छी बात थी, बुरी बात, इनकम टैक्स में इंटरेस्ट लगता है 12%, यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है 18%। ठीक है, तो एक महीने का कितना हुआ, 1.5% हो गया, वहाँ 1% ही था। ठीक, अब ये जो इंटरेस्ट का टॉपिक है ना, ये जीएसटी में थोड़ा सा इलॉजिकल है। इलॉजिकल कैसे, हमारी समझ के अकॉर्डिंग। मैंने जब टैक्स चालू किया तब मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई सा भी कानून समझना है तो कानून बनाने वाले के नजरिया समझ लो, आप उसके नजरिए पे आ जाओगे तो आप भी वही रूल बनाओगे जो रूल बने हुए हैं। तो जो रूल आप सोचोगे वही किताब के अंदर निकलेगा। तो वो ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ आ गया क्या आप लोगों को? हाँ, उसमें होता है ना कि लॉ का इंटरप्रिटेशन के लिए आपको पहले ये चेक करना होता है कि जब लॉ बनाया गया तब स्थितियां क्या चल रही थी, है ना, पुराने टैक्स लॉज में क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, इन सबको समझ के आप खुद जो लॉ बनाओगे वही बना हुआ होगा। लेकिन आज जो मैं रूल पढ़ा रहा हूँ ना, वो आपको थोड़ा इलॉजिकल लगेगा। इंटरेस्ट का रूल है, सिंपल सा है कि आपने अगर टैक्स पेमेंट का डिले किया है तो इंटरेस्ट आपका क्या लगेगा, और जितने दिन डिले किया है उतने दिन का इंटरेस्ट लगेगा। अब एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। बहुत यूनिक सा केस है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ये एग्जाम्पल समझ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं कि ये मेरा टैक्स पीरियड था, कोई सा भी महीना ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल जनवरी ले लेते हैं। इस जनवरी का टैक्स पीरियड का मुझे टैक्स जो पे करना था, टैक्स हम 3B के साथ पे करते हैं, तो 3B की जो ड्यू डेट है वही टैक्स की क्या होती है, ड्यू डेट होती है। 3B की ड्यू डेट क्या होती है, 20 या 22 या 24, हम 20 लेते हैं मंथली वाला। तो जनवरी वाले के लिए ड्यू डेट क्या है, फरवरी की 20, है ना। इस दिन आपको टैक्स पे कर देना चाहिए। अब 2 सिनेरियो अलग अलग लेते हैं। मान लो आपने अपना टैक्स पे तो कर दिया, आपने अपना टैक्स पे तो कर दिया, लेकिन कम पे किया, आपका कोई इनवॉइस क्या हो गया, मिस हो गया, है ना। एग्जांपल लेते हैं 40,000 का इनवॉइस था जो आपका मिस हो गया। अब ये बात आपको बाद में पता पड़ी, तो आपने अब वो 40,000 रुपीज क्या कर दिए, पे कर दिए। 40,000 रुपीज कैसे पे किए सर आपने, 2 तरीके से। एक 10,000 तो आपने आईटीसी से पे आउट कर दिया, और 30,000 आपने कैश में पे कर दिया। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया था, ये क्वेश्चन है, आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया था क्या? आप कहते हो यस, हाँ सर रिटर्न फाइल कर दिया था। तो अब जो ब्याज लगेगा पूरे 40,000 पे लगेगा। इफ रिटर्न इज फाइल, आपने रिटर्न फाइल कर दिया था, अब आप हो गए लेट, तो फिर पूरे 40,000 लगेगा। सेकंड सिचुएशन थोड़ी सी इलॉजिकल, सर हमने रिटर्न फाइल ही नहीं किया था, और हमने तो हमारा रिटर्न ही कब फाइल किया, इस पर्टिकुलर डेट पर। पेमेंट उतना ही था, 40,000, 10 आईटीसी से करना था और 30 कैश से करना था। अब इन्होंने पता है रूल क्या बना रखा कि अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया था और आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो तो इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस कंपोनेंट पे लगेगा जो आप किससे पे कर रहे हो, कैश में पे कर रहे हो। 30 पे ही लगेगा। 10 तो आपके पास आईटीसी था ना, वो तो मेरे पास ही था, मेरे पास था, मेरे खाते में था और आपके बैंक अकाउंट में था,
तो बस मेरे को सेट ऑफ ही तो करना था, तो उस पर क्या है तो ब्याज ले रहे हो। बस सिंपल सी बात है, लॉजिक बिल्कुल सही है कि मुझे 40,000 पे करना है तो 40 में से 10 तो आईटीसी में पड़े हुए हैं ना, आईटीसी में पड़े हुए मतलब टैक्स आपके पास आ चुका है ना। मुझे जेब से कितना पे करना है 30,000, जेब से 30 पे करना है तो ब्याज भी कितने पे लगेगा 30 पे, बिल्कुल सही है। लेकिन इफ वाली कंडीशन गलत है, ये कह रहे हैं इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड। यहां क्या बोल रहा है वो, इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड। मैं कह रहा हूं यार ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मेरे पास दो असेसी है, एक ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, एक ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो कौन बेटर हुआ, जिसने फाइल कर दिया। दोनों साइमल्टेनियस आए, दोनों ने कहा कि सॉरी सर 40,000 हजार का पेमेंट रह गया है। इसने तो रिटर्न फाइल कर दिया था, गलती से 40,000 रह गया, इसने तो रिटर्न फाइल ही नहीं किया, इसका पेमेंट 40,000 हो गया। तो रूल ये कहता है कि देख तूने तो फाइल कर दिया था ना, अब तेरे से तो पूरे 40,000 रुपये में लूंगा, और तूने रिटर्न फाइल नहीं किया था तो तेरे लिए 10 पे नहीं लूंगा, 30 पे ही लूंगा। गलत है तो है, यही रूल है। और इस रूल को हम इस तरीके से याद रखें कि ये रूल गलत है, तभी याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे कि कब 40 पे टैक्स देना है, कब 30 पे देना है। तो आप कैसे याद रखोगे कि ये रूल गलत है। जो सही है उससे तो बेचारे की तो पिक्चर बनाएंगे अपन, और जो गलत है उसकी तो अपन जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी वाला कंसेप्ट। क्लियर है बात, ठीक है। अब ये रूल, इसका एक लॉजिकल रीजन मैं आपको यूँ दे सकता हूँ, मैं भी इससे 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरे को तो पर्सनली यूँ लगता है कि ये रूल लिखने में गलती हो गई है, आगे आने वाले टाइम में शायद करेक्ट हो जाए तो हो जाए, मुझे पर्सनली लगता है। लेकिन फिर भी ना मेरा नज़रिया वहाँ तक पहुँच पाया है ना शायद आपका। मेरी भी एज उतनी नहीं है, मेरी भी पढ़ाई उतनी नहीं है, मेरा भी एक्सपीरियंस उतना नहीं है। तो एक लॉजिकल रीज़न मैं उसके लिए दे सकता हूँ ये कि इसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया ना, मतलब इसने अपनी लाइबिलिटी सेट ऑफ कर दी, इसने अपनी लाइबिलिटी सेट ऑफ कर दी, तो इसको जितना आईटीसी से क्लेम करना था उतना कर लिया। रॉन्ग क्लेम किया कि नहीं किया, हाँ, अपनी लाइबिलिटी कम शो करी कि नहीं करी। तो उन्हें अपनी लाइबिलिटी जानबूझ के क्या करी, कम शो, गलती से करी कि जानबूझ के करी, मैं नहीं जानता। गलती तो गलती है, भुगतनी तो पड़ेगी। मतलब इसने अपनी लाइबिलिटी रॉन्गली क्या कर दी, रिड्यूस कर दी। रॉन्गली रिड्यूस कर दी तो जितने से रिड्यूस कर दी पूरे पे लगेगा, और उसने अपनी लाइबिलिटी रॉन्गली रिड्यूस नहीं करी, उसने तो रिटर्न फाइल ही नहीं किया। पहली बार फाइल कर रहा है ना, पहली बार फाइल कर रहा है तो बाकी का 10,000 रुपये तो ठाना आईटीसी में। अब कितना देना है, सिर्फ 30,000 रुपये ही देना है, तो सिर्फ 30,000 रुपये क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। इंटेंशन में फर्क है कि नहीं, समझे क्या। पर आप इसको इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली याद रखने जाओगे तो भूल जाओगे। आप तो पहला वाला याद रखना कि रूल क्या है, गलत है। जिसने बेचारे ने फाइल कर दिया उसको तो पूरे पे लेंगे, आईटीसी और कैश दोनों वाले पे लेंगे, और जिसने फाइल ही नहीं किया उससे किस पे लेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश पे लेंगे। क्लियर है, याद रहेगा आप लोगों को, हाँ। अच्छा, अब सर ये जो टैक्स हमें इंटरेस्ट हमें लेना है वो दोनों केस में कैसे लेंगे, थोड़ा समझना। जनवरी फरवरी, जनवरी का रिटर्न 20 फरवरी को फाइल करना था, ठीक है। पहला वाला केस रिटर्न फाइल कर दिया है, जरूरी थोड़ी 20 तारीख को ही करे, पहले भी तो कर सकता है। तो रिटर्न उसने फाइल किया 15 तारीख को, 15 को। यार मेरे को उसने क्लास ही दी है 12 में 10 कंप्लीट, 1 घंटा तो लूँगा, हाँ 1 बजे तक ले लूँगा, हाँ 1 बजे तक ले लूँगा, 1:45 तक या 1 तक, जैसा भी तू कहे, 1:45 या 1 जैसा तू कहे। ओके बेटा सुन लो, हमारे पॉइंट पे आते हैं कि ड्यू डेट थी 20 तारीख, सिद्धि ने रिटर्न फाइल कर दिया है, जरूरी नहीं 20 को ही किया है, पहले भी कर सकता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया 15 तारीख, पर उससे एक गलती हो गई, उसका 40,000 रुपये की लाइबिलिटी रह गई थी। अब वो 40,000 की लाइबिलिटी कब पे कर रहा है, 28 अक्टूबर को, ठीक है। तो अब ये इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक भरेगा, 15 से 20, है ना, एक और चौक हो गई इसके साथ। लेकिन ये जो हमारा पीयूष है ना, शर्मा जी का लौंडा, तो इसने तो रिटर्न ही फाइल नहीं किया,
इसने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो इसको रिटर्न कब तक फाइल करना था? 20 तक। इसको फाइल करना था कब तक? 20 तक, 28। और अब ये भी अपना टैक्स कब पे कर रहा है? 20 अक्टूबर तक। तो इसका ब्याज कहां से कहां तक लगेगा? जब तक करना था तब से कि लेके जब तूने किया तब तक। तो इसको तो 5 दिन का और बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? मिला ना, बेचारे की पिक्चर बन गई। समझ में आया कि नहीं आया? पर ये लॉजिकल है, ये समझ में आया कि नहीं आया तुमको? जब ये समझ में आ रहा है तो वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है? जब ये सही है तो फिर वो भी सही है ना, है कि नहीं? ओके, तो क्या रूल है सर कि अगर रिटर्न फाइल ही नहीं किया है तो बढ़िया, रिटर्न फाइल ही मत करो, सिर्फ कैश वाले कंपोनेंट पे देना पड़ेगा। लेकिन रिटर्न फाइल कर दिया है तो फिर तो पूरे टैक्स की लायबिलिटी पे ही देना पड़ेगा, जो भी बकाया है पूरे पे देना पड़ेगा। क्लियर? ओके। अब इसका एक रूल और है जो मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ अब आ गया कि 18% और 24%। मैं पढ़ा देता हूँ, फिर रीडिंग बाद में कर लेंगे अपन, क्योंकि रीडिंग वो जो लैंग्वेज है ना वो बहुत डिफिकल्ट है। मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ोगे तो सिंपल लगेगा। इन्होंने ना इंटरेस्ट दो कैटेगरी में लिया है, एक इनोसेंट मिस्टेक और एक फ्रॉडुलेंट। सेक्शन 51 और सेक्शन 53 1 वाले में इन्होंने कहा मैक्सिमम रेट कितनी है? 18%। और 3 वाले में कहा मैक्सिमम रेट कितनी है? 24%। लेकिन डरने की बात नहीं है, सरकार ने ये एक्ट में लिखी हुई है तो ये नॉट एक्सीडिंग लिखी हुई है। सरकार ने कहा है कि मतलब एक्ट ने कहा है सरकार के पास पावर है 18 से ज्यादा नहीं दे सकती, सरकार के पास पावर है 24 से ज्यादा नहीं दे सकती, तो जितना भी वो नोटिफाई करे। तो यहाँ पे सरकार ने 18 ही नोटिफाई कर रखा है, यहाँ पे भी 18 ही नोटिफाई कर रखा है, मतलब हाल फिलहाल फर्क नहीं है। लेकिन सेक्शन के नंबर में फर्क है, थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो सेक्शन का नंबर डिफर हो जाएगा। यहाँ पे 2 केस आते हैं, एक तो रिटर्न नॉट फाइल या शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। यहां पे 2 केस आते हैं। पहला एक्सेस आईटीसी क्लेम और रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। वहां तो क्या हुआ था कि आप रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए थे, आपका एक इनवॉइस क्या हो गया था? मिस हो गया था, गलती हो गई थी आपसे, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना 2B में शो हो रहा था ना उससे ज्यादा क्या कर दिया आपने? क्लेम कर लिया। जितना 1 में आपने शो किया था उससे कम आपने 3B में आउटपुट शो किया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक मिसकंडक्ट कर रहे हो, वो इनोसेंट मिस्टेक है और ये मिसकंडक्ट कर रहे हो। तो सरकार ने बहुत क्लियर रखा कि इनोसेंट मिस्टेक है तो कितना परसेंट? 18%, और मिसकंडक्ट कर रहे हो तो कितना परसेंट? 24%। लेकिन हाल फिलहाल कैलकुलेशन में तो दोनों ही कितना है? 18। दूसरा एस्पेक्ट समझ में आ गया? पहला एस्पेक्ट क्या कहता है कि रिटर्न फाइल कर दिया और नहीं किया, जिसने कर दिया उसकी पिक्चर बनाएंगे, जो उसने नहीं किया जा सिमरन जी अपनी जिंदगी। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है? 18 और 24, इनोसेंट और फ्रॉडुलेंट, ठीक है? अब तीसरा कंसेप्ट सुनो। तीसरे कंसेप्ट में यह है कि जब आप आईटीसी रॉन्गली अवेल कर देते हो तो उसमें ब्याज लगेगा ना, तो उसका ब्याज किस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली कैसे लगेगा, उसका एक मैकेनिज्म समझना है। आपने आईटीसी फ्रॉडुलेंटली अवेल कर लिया या एक्सेस आईटीसी अवेल कर लिया, तो मैकेनिज्म आप रिटर्न वाला चैप्टर पढ़ चुके हो तो बेटर समझ में आएगा। समझना आप लोग वही जनवरी वाली कहानी लेते हैं। जनवरी वाली कहानी में आपके 2B में, जनवरी का जो 2B फरवरी में बना उसमें शो हो रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर 3 लाख, पर आपने जो 3B फाइल किया उसमें आपने ले लिया 4 लाख। 1 लाख रुपए ज्यादा क्लेम कर लिया कि नहीं कर? क्लेम कर लिया। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 3 लाख के बदले में कितना चला गया? 4 लाख चला गया, मतलब एक्सेस कितना चला गया? 1 लाख। तो ये तो आपने एक्सेस क्लेम किया, अब इसको यूज भी कर लिया क्या? मान लो ये जो मैंने जनवरी का रिटर्न फाइल किया
तो जनवरी के रिटर्न में मैंने 4 लाख क्लेम किया और पूरा 4 लाख यूटिलाइज भी कर लिया। मेरा आउटपुट की लायबिलिटी आ रही थी 5 लाख, मैंने 4 लाख यूटिलाइज कर लिया, 1 लाख कैश से पे कर दिया। मैं कितने के फॉल्ट में हूँ? 1 लाख के फॉल्ट में हूँ ना। अब ये 1 लाख की गलती मुझे मिली बाद में मिली, तो 1 लाख रुपए अब मैं पे कर रहा हूँ, तो ब्याज कहाँ से कहाँ तक भरूंगा? जब से क्लेम किया है तब से लेके कि जब मैं पे कर रहा हूँ तब तक। ये जो क्लेम वर्ड है ना, ये गलत है। जब से क्लेम किया है तब से ब्याज नहीं लगेगा, जब से यूटिलाइज किया है तब से लेके जब मैं पे कर रहा हूँ आज तक। ये वर्ड का डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी इस एग्जांपल में तो मैंने इसी महीने क्लेम किया, इसी महीने क्या कर लिया? यूटिलाइज कर लिया। सर मैं क्लेम भी करता हूँ 3B में, यूटिलाइज भी करता हूँ 3B में, तो क्लेम किया, यूटिलाइज कर लिया, तो यहां से लेके यहां तक का ब्याज लगेगा ना। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि मैंने इस महीने में क्लेम किया, मैंने इस महीने में 3 लाख के बदले में 4 लाख क्लेम तो कर लिया पर यूटिलाइज नहीं किया। मेरा आउटपुट सिर्फ 2.5 लाख का ही था, तो मैंने 4 लाख में से 2.5 लाख रुपए यूटिलाइज कर लिए, 1.5 लाख रुपए अभी भी बचे हैं मेरे पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1.5 लाख रुपए बचे हैं, मतलब वो जो मैंने रॉन्ग अवेल किया है 1 लाख, वो अभी भी बैलेंस में पड़ा है कि नहीं पड़ा? पड़ा है ना। अगले महीने मैंने इसमें से 50,000 और यूज कर लिया, मतलब अभी भी वो रॉन्गली अवेल मेरे बैलेंस में पड़ा है। तीसरे महीने में मैंने वो 1 लाख रुपए भी अवेल कर लिया, क्लेम यूटिलाइज कर लिया। तो अब वो जो मैंने रॉन्गली क्लेम किया था वो यूटिलाइज कब किया? आज इस तीसरे महीने में। तो जब से यूटिलाइज किया है तब से लेके कि जब आप पे कर रहे हो उतना ही ब्याज लगेगा। लॉजिकल है कि नहीं? मेरा क्लेम करना और खाते में सिर्फ नंबर दिखाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं उससे मेरी लायबिलिटी सेट ऑफ करूं, वहां मैंने रॉन्गली यूटिलाइज किया ना, तो ब्याज कहां से लगेगा? जब से यूटिलाइज किया, जब से क्लेम किया तब से नहीं लगेगा। समझ में आया कि तेरे को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गई ये बात? बोल भाई, जोर से बोल। ऐसे केस में लगेगा जब अपने पास इनपुट बचा ही नहीं हो। हाँ, आइडेंटिफाई करेंगे ना, यही तो बात है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे। मैं समझाता हूं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई आपने यहां नहीं किया था, मैं कह रहा हूं आपका कोई फ्रॉड का इंटेंशन नहीं था, पर आपने अवेल कर लिया। क्या कह के कि सर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, वो रिटर्न फाइल कर देगा XYZ, या फिर सर उसने मुझे इनवॉइस दिया है 2B में भी शो हो गया, वो पार्टी गलत निकल गई, उसने अपना टैक्स जमा नहीं कराया था। अभी कल ही तो पढ़ा इंसिडेंस ऑफ टैक्स कब पास होता है? जब वो गवर्नमेंट को जमा करा देता है। तो सर मेरे तो 2B में भी शो हुआ था, 2B में भी ये लो 4 लाख ही शो किया था, तो ही तो मैंने 4 लाख क्लेम किया। वो तो बाद में मेरी एक पार्टी गलत निकल गई और उसके लिए मेरा ITC क्या हो गया? इनएलिजिबल हो गया। मेरे पास नोटिस आया यहाँ पे, तो मैंने कहा ठीक है सर वो हो गया है इनएलिजिबल, तो मैं तो टैक्स पे कर देता हूँ। अब मैं टैक्स पे यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि सर जब से क्लेम किया है तब से लेके आज तक का ब्याज क्यों दूं? जब मैंने क्लेम किया था तब से लेके यहां तक तो वो मेरे बैलेंस में पड़ा ही था, वो पैसा मैंने यूटिलाइज तो किया ही नहीं था। जब मैंने यूटिलाइज किया तब से ही तो ब्याज दूंगा। यस और नो? एक्सेप्ट और नॉट? एक्सेप्ट बोलो। क्लेम कैसे करेंगे? क्योंकि आपने कहा था अपन जो 2 है अपने आप ही होता रहता है, फिर 2B में अपने आप उसका अपन। यार ये तो बहुत गलत सवाल पूछा है, ये तो इस स्टेज पे पूछना ही नहीं चाहिए। क्लेम कैसे करेंगे? ये तो लगभग अपन रोज ही बात करते हैं। क्लेम कैसे करते हैं? 3B के थ्रू। आपने 3B में तो आप जितना होता है, जैसे आपका 4 लाख की दी लायबिलिटी आउटपुट, आपने उसके जो अभी प्रेजेंट वाला था उसमें पहले 3 लाख का था अपने पास, जो जेन्युइन वाला था, एक अपन ने एक्स्ट्रा दिखा दिया और लायबिलिटी 5 की थी, तो अपन ने इजीली तो क्लेम कर लिया। हाँ कर लिया ना। तू वर्ड पहले ढंग से चुन। तू जब तक अब ये बात भी, अब इसको बोल रहा हूँ, ये बात आप भी ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ाई करो तो स्पेलिंग्स में हमेशा ये बात बोली जाती है कि किसी चीज की स्पेलिंग आपको याद रखनी हो तो जैसा प्रोनाउंस करोगे वैसी स्पेलिंग निकलेगी। तो भले ही आपको गलत प्रोनाउंस करना पड़े, गलत प्रोनाउंस कर दो, स्पेलिंग आपकी क्या रहेगी? याद रहेगी। तो तू अभी से अपने माइंड में वर्ड ढंग से बिठा। दो चीज अलग अलग है, एक इनपुट क्लेम करना और उस इनपुट को यूटिलाइज करना। तो ब्याज क्लेम करने से नहीं लगता, यूटिलाइज करने से लगता है। तेरे एग्जाम्पल में 3 के बदले में 4 क्लेम किया, लायबिलिटी 5 की थी, तो पूरे के पूरे 4 यूटिलाइज भी कर लिए। तो आज ही क्लेम कर लिया, आज यूटिलाइज कर लिया, तो जब से यूटिलाइज किया तब से ब्याज लगेगा। मेरे अगले एग्जाम्पल में मैंने क्लेम तो कर लिया,
पर यूटिलाइज नहीं किया। क्लेम करके वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा रहा, यहाँ मैंने यूटिलाइज किया। तो जब से मैंने यूटिलाइज किया तब से लेके आगे जब तक पे कर रहा हूँ तब तक क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। हार्दिक ये कह रहा है कि सर ध्यान कैसे रखेंगे? ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आपके सामने गलती निकल के आई 1 लाख की, आपके सामने नोटिस निकल के आया 1 लाख का, तो मैंने देखा कि मैंने ये 1 लाख रुपए कब किया था क्लेम, तो मैंने देखा कि यार ये तो मैंने जनवरी के रिटर्न में फरवरी की 28 फरवरी को मैंने क्या किया था, क्लेम किया था। तो अब मैं ये चेक करूंगा क्या 28 फरवरी से ये लेके यहाँ तक मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 1 लाख का बैलेंस था क्या? वो कह रहे हैं हाँ था, आपके पास सफिशिएंट बैलेंस तब से लेके आज तक है, तो काय का ब्याज दो? मैंने यूटिलाइज ही नहीं किया इतना। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा कि सर मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है, जो मैंने रॉन्गली क्लेम कर लिया, उसको आप उड़ा दो। इसके लिए आता है DRC 03। अभी नहीं पढ़ोगे आप, फाइनल में पढ़ोगे। ये एक एप्लीकेशन में फाइल करूंगा कि ठीक है सर आपका नोटिस बिल्कुल जेन्युइन है, मैंने 1 लाख रुपए रॉन्गली क्लेम किया है, मेरे खाते में 1 लाख रुपए पड़ा है, आप उसमें से कट कर लो, तो मेरे खाते में से 1 लाख रुपए जुड़ जाएगा। मैंने यूटिलाइज किया ही नहीं, ब्याज लगेगा ही नहीं। हाँ लेकिन सर अगर आपके खाते में 1 लाख का बैलेंस नहीं हुआ तो हार्दिक मैं क्या करूंगा, अब जब से मैंने क्लेम किया है ना तब से मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस को मॉनिटर करूंगा। कैसे मॉनिटर करूंगा कि सर यहाँ पे मेरे पास बैलेंस 1 लाख था, तो यहाँ तक का तो ब्याज नहीं लगेगा। यहाँ पे मेरे पास बैलेंस कितना हो गया, 80,000, इसका मतलब मैंने 20,000 क्लेम कर यूटिलाइज कर लिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20,000 पे ब्याज लगेगा। फिर मेरा बैलेंस हो गया 30,000, इसका मतलब मैंने 50,000 और यूटिलाइज कर लिया। 20 पे तो लग ही रहा था ना, अब 50 पे और लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ, और 30 तो मेरे पास आज भी है, तो 30 पे तो लगेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? मतलब 100 बातों की एक बात जो याद रखनी कि अगर आप ITC रॉन्गली अवेल करते हो तो इंटरेस्ट जब आपने क्लेम किया तब से नहीं लगता, कब से लगता है, जब आपने यूटिलाइज किया। ओके, 3 एस्पेक्ट अपन में पढ़े। पहला, अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे लगेगा, फाइल नहीं करते हो तो सिर्फ कैश कंपोनेंट पे लगेगा। डन। दूसरा एस्पेक्ट, अगर आप सिर्फ डिले करते हो तो 18% ब्याज है, लेकिन आप रॉन्गली फ्रॉडुलेंटली या तो ITC एक्सेस में क्लेम करते हो या आपका आउटपुट कम कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो, तो ब्याज 24% से लग सकता है, पर अभी तो कितना लगेगा, 18, 51, 53। डन। ओके। तीसरा कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा, तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा कि अगर आप एक्सेस ITC क्लेम करते हो तो इंटरेस्ट क्लेम करने पे नहीं लगता, कब से लगता है, यूटिलाइज करने से, जब तक कि आप पे ऑफ ना कर दें। डन है? समझ में आया? हाँ, क्लेम मतलब एक्सेप्ट करना कि मैं इतना ITC क्लेम करना चाहता हूँ 3B में, और फिर वो क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाता है। तो ये आपने शो कर दिया एक तरीके से, अभी 4 लाख को 2B में कंटिन्यू होता रहेगा, मतलब 2.5 लाख माइनस करेंगे। ऐसा नहीं, तू गलत टर्म्स यूज करना है बेटा, तू गलत टर्म यूज करेगा तो मैं हमेशा गलत ही कहूँगा उसको। तू पहले टर्म सही यूज कर। 2B में शो हो गया, 3B में मैंने क्लेम कर लिया, और उसी 3B में मैंने यूटिलाइज कर लिया क्या? नहीं किया, नहीं किया ना। तो मैंने जैसे ही क्लेम किया ना, क्लेम करता हूं तो ये पैसा कहाँ पहुंच जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कितना हुआ, 4 लाख, पर मैंने यूटिलाइज कितना किया, 2.5 लाख। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 1.5 लाख का बैलेंस है ना, तो बैलेंस है तो किस बात का ब्याज? हाँ, अब ये बात सही पकड़ी कि जितना मैं 3B में क्लेम करूंगा उतना ही क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा। ये पता है ना आप सबको, जितना मैं 3B में क्लेम करूंगा उतना ही क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा। 2B तो सिर्फ फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI, कि आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि एलिजिबल इतने के लिए हो। फिर भी तुम देख लो भाई कितने के लिए एलिजिबल हो, कितने के लिए नहीं एलिजिबल हो, सेल्फ असेस करो, 3B में क्या कर दो, क्लेम कर दो। हाँ बेटा जरूर, आधी तो डोल दी तूने ढक्कन, पहले ढक्कन में चाय लाया, वो भी आधी डोल। कितने अच्छे हैं लोग, चाय भी लाते, तुम सालों चाय भी मेरे पैसे से पीने की कहोगे अभी।
थैंक यू यार गौरांश, तो उससे अच्छा स्टूडेंट नहीं देखा मैंने। आज से मेरा फेवरेट स्टूडेंट, सब देख लो इसको। उसमें भी पार्टी मांग लो तुम मुझसे। वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं। 3 एस्पेक्ट किस पे क्लियर है? ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वैलिड क्वेश्चन देखो सर, आपने जब 80,000 बचा तो हमने और भी तो आईटीसी क्लेम किया होगा, तो हो सकता है कि अभी कम हुआ है, अगले महीने में 1/10 हो गया तो हाँ, तो बेटा जितने टाइम पीरियड के लिए कम हुआ है ना, उतने टाइम पीरियड का ही ब्याज लगेगा। मतलब ये नहीं है कि कम हो गया तो हो गया ना, भले ही बढ़ता जाए, तेरे को तो 20,000 रुपये यहाँ से यहाँ तक ब्याज देना ही पड़ेगा। हाँ, आप पूरा ढंग से मॉनिटर करोगे। इट इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। समझे कि नहीं समझे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करते हैं, जिस दिन से जितना जहां तक का कैपिटल है उतना इंटरेस्ट देते हैं कि नहीं देते? यहाँ पे भी वही देंगे। तुम्हारा ये 20,000 कम हो गया सर, अगले महीने वापस बढ़ गया, 1/10 हो गया, तो बस 1 महीने का ही क्या दोगे आप? ब्याज दोगे। जीएसटी वाले पता है क्या करेंगे? वो तो यूँ समझेंगे कि अब ये आ गया हमारी धराई में, इसके मुंह पे डालो चद्दर और इसकी अंधी बना दो। जीएसटी वालों का अप्रोच ही होता है। तो जीएसटी वाले जब नोटिस देंगे ना आपको, तो वो नोटिस देंगे कि देख भाई, 1 लाख तूने पे नहीं किया, गलत ले लिया, तो पहले तो 1 लाख दे, और ये मैटर है जनवरी का, तो तब से लेके आज तक का 1 लाख पे पूरा ब्याज दे। फिर हमने पकड़ा है तेरे को, तूने तो नहीं करा, तो तू इसके ऊपर 100% पेनल्टी भी दे, जो मैक्सिमम पेनल्टी का प्रोविजन होता है। तो ये तो यूँ कहते हैं कि इसको डराओ। डॉक्टर साहब नहीं डराते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी डिसाइड करो, देखो फिर तुम्हारे ऊपर है। तो ये तो फुल डराते हैं। तुम्हारा नोटिस भेज देंगे 1 लाख के चक्कर में पूरे 2.5-3 लाख रुपए का, तुम डर जाओगे, घबरा कंसल्टेंट के पास आओगे। कंसल्टेंट कहेगा टेंशन मत लो, मैं करवाता हूँ सेटलमेंट, 25-30 हज़ार रुपये मेरे भी लगेंगे। हाँ, 25,000 रुपये आप ले लो, 3 लाख तो ही देंगे। तो वो जाएगा, तो क्या कहेगा, भाई साहब 1 लाख रुपये है ना, 1 लाख रुपये ही देना है। हमारे क्रेडिट लेजर में 1 लाख रुपये पड़ा हुआ है, हमारे क्रेडिट लेजर में कंटिन्यूस 1 लाख रुपये पड़ा हुआ है, तो फिर क्रेडिट लेजर में से उड़ा दो। क्लाइंट को क्या लगा, 1 लाख रुपये भी नहीं देना पड़ा, है ना। और क्योंकि 1 लाख रुपये कंटिन्यूस था, तो ब्याज भी क्या हो गया, 0। और फिर कंसल्टेंट क्या गया, मालिक आपने नोटिस भेजा, हमने एक्सेप्ट कर लिया, और हम टैक्स और इंटरेस्ट जमा करा रहे हैं ना, तो पेनल्टी तो माफ होनी चाहिए कि नहीं माने होनी चाहिए? पेनल्टी भी माफ हो जाएगी। वो अलग एस्पेक्ट है। सुन, अब क्या हुआ, क्या हुआ, उसका एक भी पैसा नहीं मिला। अब वो क्या कहेगा, देख यार साहब ने अपनी सारी बात मानी, तो 25,000 उनके, 25,000 मेरे, 50,000, ठीक है। और शायद साहब को कुछ दे ही नहीं, क्योंकि सारी बातें सही थी, तो पूरे 50,000 खुद के। उसको क्या लगेगा कि ये तो परमात्मा है, 3 लाख का नोटिस कितने पे सल्टा के आ गया, है कि नहीं? ओके, वो बात अलग है। गलत तू दो कंसेप्ट को मिक्स कर रहे हैं। जो रूल है वही रूल है, ज़्यादा दिमाग लगा के उसको उलझाओ नहीं। तेरे रूल में भी मैं यही कहूँगा, तूने तेरी लाइबिलिटी रिड्यूस कर दी, वही 40,000 वाला ही एग्जाम्पल है तेरा। 40,000 से तूने लाइबिलिटी रिड्यूस कर दी और अपना रिटर्न फाइल कर दिया। अब तूने अपना रिटर्न फाइल कर दिया ना, अब ये 40,000 तू जब भी पे करेगा, पूरे 40,000 रुपये पे ही टैक्स पे करेगा। अब तू मुझसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सर अगले महीने का मैंने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली मत करना, तू जब भी करेगा तब तुझे 40,000 देने पड़ेंगे। अब अगर तू यूँ कहे कि सर अगले महीने का रिटर्न मैंने फाइल कर दिया, तो वो तो तूने अगले महीने के अकॉर्डिंगली कर दिया ना, ये 40,000 को रेक्टिफाई करके किया क्या? नहीं ना। तो ये 40,000 तो तू जब भी रेक्टिफाई करेगा, तुझे आज से लेके तब तक का ब्याज देना ही पड़ेगा ना बच्चे, समझे? ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, अच्छी बात है। जीएसटी वाले इस चीज से चूक गए हैं, ब्याज से ब्याज नहीं लगता। मतलब
अब ये वीडियो में बोल रहे हैं कोई सुन ना ले, लेकिन कंसल्टेंट ये हथकंडा अपनाते ही अपनाते हैं, टैक्स जमा करा देते हैं, और ब्याज जो है वो कराएंगे, जब पैसा आएगा तब कराएंगे, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, ठीक है, ब्याज लॉक हो जाता है। बस अब अपन ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने नहीं पढ़ी। वैसे तो मैं बुक देख के आया हूँ, ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी, या तो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है या मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अब आप मुझे बुक दे दो, उसके अकॉर्डिंगली मैं बताता जाऊँगा। शुरू बुक दे दो। एक चीज़, कुछ मेरी बात सुन लो, बताता हूँ बेटा बाद में, अभी क्लास कंप्लीट कर लें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनो, पेज नंबर 13.10, इसमें सेक्शन 49A, सेक्शन 49B, सेक्शन 53 और सेक्शन 53A, सबके आगे RRR लिख लो। मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको सिर्फ रीड करना है, ठीक है। इसके बाद एनालिसिस हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें एनालिसिस में हम पढ़ चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे स्टार मार्क कर लो, सारे इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ने हैं कि ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। रूल पेज नंबर 13.19, पेज नंबर 13.19, रूल 86A और रूल 86B, ये हम ऑलरेडी आईटीसी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वहां बहुत डिटेल में पढ़ा है, यहाँ तो थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आओ आप पेज नंबर 13.24, पेज नंबर 13.24 में सेक्शन 50, 51, 52, 53, ये सारे टॉपिक्स विद एनालिसिस मैंने अभी कंप्लीट कर दिए यहाँ, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक पे, मतलब पेज नंबर 13.24, जहाँ पे सेक्शन 50 के आगे घड़ी बना के 4 लिखा हुआ है ना, दिख रहा है आपको, उधर लिख दो 1 टाइम रीड। याद जो रखना है वो मैं नोट्स में दे दूंगा, ये आपको रीड करना है, और सारे एस्पेक्ट्स जितने भी इंपॉर्टेंट है, भले ही वो बोल्ड में हो कैसे भी हो, वो सब हमने पढ़ लिए हैं। 5 स्टार मार्क कर दो पेज नंबर 13.29 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 3, और इधर लिख दो वो उल्टा वाला रूल, वो उल्टा वाला रूल, गलत वाला रूल, ठीक है। यहां पे भी वही लिखूं, गलत वाला रूल। और 5 स्टार मार्क कर दो, ये एज इट इज क्वेश्चन आता है आपके उसमें। सेक्शन पेज नंबर 13.30, सेक्शन 53 और सेक्शन 18 ऑफ आईजीएसटी, ये अपने नोट्स में नहीं एरो बना रखा था कि आप तो एक बार में पैसे जमा करा दोगे, फिर बैंक वालों को इधर से उधर बैंक में खाते ट्रांसफर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यार ये जब मैं समझाता हूँ बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसमें पढ़ने बैठोगे ना तो दिमाग चकरा जाएगा क्या लिखा हुआ है। तो आप सिर्फ रीड करना, चकराने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे वो चार्ट आके देख लेना, जो वो चार्ट है वही हकीकत है, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है क्लोज। आपको कल नोट्स मिल जाएंगे इसके। बाय, टाटा, सी। रिटर्न के बना रहा हूँ, 50% बन गए, आज संडे है, 50% वो भी बना दूंगा, मोस्टली कल दोनों मिल जाएंगे।